गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बेटा आज हम क्लास 7th के अंदर वीडियो नंबर 37 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर हमारा 6 चल रहा है। देखिए पिछले जो वीडियोस थे उनमें हमने पढ़ा कि जो रासायनिक विलयन होते हैं या जो भी रासायनिक गुण दर्शाते हैं वो किस तरीके के गुण दिखाते हैं। रासायनिक परिवर्तन जो दर्शाते हैं उनमें कौन कौन से गुण होते हैं, जिनमें हमने पढ़ा था कि उनके आंतरिक गुण चेंज होते हैं। इसके अंदर हमने एक्टिविटीज़ पढ़ी थी, बहुत क्रियाकलाप पढ़े थे। आज भी हम इसी के थ्रू कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्रियाकलाप से देखते हैं। देखिए किसी परख नली में 1 चम्मच सिरका लीजिए, इसमें चुटकी भर खाने का सोडा मिलाइए। सिरका लेना है 1 चम्मच और उसमें थोड़ा सा खाने का सोडा मिलाना है। आप देखेंगे कि उसमें से गैस निकलती है, बहुत ज़्यादा बुलबुले बाहर निकलते हैं और एक आवाज़ और आती है साथ में, बाहर निकलने के साथ में बुदबुदाहट की आवाज़। ठीक है, अब ये जो गैस निकल रही है ना, इसको आप ताज़े बना जो चूने का पानी होता है, चूने में पानी घोल के जो चूने का पानी बनाया जाता है, उस पानी में से इस गैस को गुजारने की कोशिश कीजिए। आप क्या देखेंगे, चूने के पानी, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इनके बीच में अभिक्रिया होती है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आपने लिया सिरका, सिरका क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। फिर आपने लिया खाने का सोडा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इन दोनों को मिलाया तो क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी जो बुदबुदाहट के साथ निकलती है। अब ये जो गैस आपने बनाई है, मैंने कहा इस गैस को आप चूने के पानी में से निकालिए। तो जब आप इस गैस को चूने के पानी से निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जब जैसे ही आप इस गैस को चूने के पानी से गुजारेंगे तो ये चूने का पानी होता है बेटा, ये बिल्कुल सफ़ेद दूधिया हो जाता है, दूध जैसा पानी हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट बना है। ठीक है, जब चूने के पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी कैसा हो जाता है, दूधिया रंग का हो जाता है। दूधिया हो जाना ही कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। मतलब कि अगर आपको किसी का परीक्षण करना है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, तो ये वाला टेस्ट कीजिए, जिससे पानी दूधिया हो जाएगा और हमें पता चलेगा कि गैस थी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही थी। ठीक है, हम भी जब श्वसन के दौरान वायु बाहर छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। बाहर हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपके सारे क्रियाकलाप खत्म हुए, हमने सारी एक्टिविटीज़ करी, तो हमने देखा कि इन जो 3 आपने एक्टिविटीज़ करी हैं, इनके प्रत्येक परिवर्तन में 1 या उससे अधिक पदार्थ नए बने हैं। ठीक है, जैसे कि पहले हमने मैग्नीशियम के तार को जलाया, इस पर एक राख मिली हमें, ये एक नया पदार्थ था। फिर हमने लोहे की कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करी, है ना, जिसमें से कॉपर हटा दिया गया और आयरन के साथ सल्फेट बनाया तो आयरन सल्फेट बन गया, ये भी नए पदार्थ बने। ठीक है, और कॉपर जो है वो अलग ही निक्षेपित हो गया क्योंकि सल्फेट उसके साथ से हट गया। और लास्ट में हमने खाने का सोडा और सिरके की अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, जिससे पानी कैसा हो गया, दूधिया हो गया। ठीक है, तो अब रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन को किस डेफिनेशन से आप कहेंगे, क्या इसकी आप परिभाषा देंगे, तो वह परिवर्तन जिसमें 1 या 1 से अधिक नए पदार्थ बने, ठीक है, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। ये रासायनिक अभिक्रिया भी कहला सकती है। मतलब आपने कोई क्रिया करी तो उसमें नया पदार्थ बने, 1 पदार्थ बने या 1 से अधिक पदार्थ बने। इसमें एक और विशेष बात होती है कि एक बार पदार्थ बन गया तो उसे वापस से पहले वाला पदार्थ बनाया नहीं जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने दूध से दही बना लिया है तो आप वापस दही से दूध नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उनके आंतरिक गुण पूरी तरह से चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं। भौतिक जब परिवर्तन होता है तो आप पहले वाले पदार्थ में बदल सकते हैं क्योंकि उनके आंतरिक गुण चेंज नहीं होते, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में आंतरिक गुण पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है।
इसलिए रासायनिक परिवर्तन के कारण बहुत सारे नए पदार्थ बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी अयस्क में से धातु निष्कर्षित करनी हो, मतलब किसी मिलावटी अयस्क में से कोई प्योर धातु आपको अगर निकालनी हो तो लौह अयस्क से लोहा निकालना है तो हमें रासायनिक परिवर्तन करने पड़ेंगे उसमें, ठीक है। जब जो तैयार औषधि होती है ना, जो दवाइयाँ होती हैं, वो भी रासायनिक अभिक्रियाओं की लंबी श्रृंखला का ही उत्पाद होती हैं, है ना। अपमार्जक यानी डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो प्लास्टिक और रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। तो रासायनिक परिवर्तन में एक से अधिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं तो ये निम्न कार्य और घटनाएं हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्रकाश, ऊष्मा अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का अवशोषित होना अथवा बाहर निकलना। जब भी आपका रासायनिक परिवर्तन होगा या तो ऊष्मा अवशोषित होगी या ऊष्मा बाहर निकलेगी, प्रकाश अवशोषित होगा या बाहर निकलेगा, ठीक है। ध्वनि उत्पन्न हो सकती है या कोई नई गंध बन सकती है या पहले वाली गंध में परिवर्तन हो सकता है या कोई गैस बन सकती है ना। जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो आवाज़ आ सकती है, स्मेल आ सकती है, पुरानी वाली स्मेल चेंज हो सकती है या कोई भी गैस भी बन सकती है। रासायनिक परिवर्तन में रंग का भी परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। हमने एक्टिविटी में देखा था कि अगर हमने मैग्नीशियम जलाया वो रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी, कोयला, पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में वायु की उपस्थिति अगर हो ना, हवा की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति हो तो किसी भी पदार्थ का जलना क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। जलने के साथ सदैव ही ऊष्मा निर्मुक्त होती है, मतलब कोई भी चीज़ जलेगी तो आपको गर्मी महसूस होगी, यानी कि वो ऊष्मा निर्मुक्त करती है, ऊष्मा बाहर निकालती है, ठीक है। पटाखों तथा बम का विस्फोट भी रासायनिक परिवर्तन ही है, क्योंकि ये भी जलाने से होता है और इसमें भी प्रकाश और ऊष्मा और बहुत सारी गैसें और बहुत सारी ध्वनि जो है वो उत्पन्न होती है। ये वायुमंडल में प्रदूषण फैलाते हैं, इसलिए हमें पटाखे ना चलाने की सलाह दी जाती है, ठीक है। तो जब भोजन सड़ गल गया या ख़राब हो गया, उसमें से बदबू आ रही है, तो भी वो रासायनिक परिवर्तन ही होता है। क्लियर है। इसके बाद में देखिए, जब हम सेब काट देते हैं और उसके बाद अगर हमने उसे तुरंत नहीं खाया, उसे ऐसे ही रख दिया, तो कटा हुआ भाग है ना, लाल पड़ जाता है, भूरा हो जाता है, ठीक है। सेब में ये परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन किसका है, रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि रंग जो है परिवर्तन या नए पदार्थ का बनना रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। यहाँ पर एक कॉलम में लिखा हुआ है सुरक्षात्मक आवरण के बारे में, इसे मैं बता देती हूँ कि जो हमारी वायुमंडल है उसके ऊपर एक आवरण, एक परत बनाई गई है, ओजोन की परत है ना, प्रकृति ने अपने आप ये परत बनाई है। ये परत धरती के चारों ओर है, यानी वायुमंडल के चारों ओर है, जिससे सूरज से जो रोशनी आती है एक तरीके से छन कर आती है ना। सूरज की जो हानिकारक किरणें हैं, जो पराबैंगनी किरणें हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है, धरती तक नहीं पहुंचने देती हैं, ठीक है। क्योंकि ओजोन क्या करती है, पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है, मतलब यहाँ पर सोख लेती है और इसे धीरे धीरे ऑक्सीजन में बदल देती है, और ऑक्सीजन तो हमें चाहिए, है ना। तो यदि ओजोन परत पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करके उसे ऑक्सीजन में नहीं बदले तो क्या होगा, ये सीधे धरती तक पहुँचेंगी और धरती तक पहुँचकर हमें और जीवों को हानि पहुंचाएगी। इसलिए ये एक सुरक्षात्मक प्राकृतिक आवरण है ओजोन परत के रूप में। क्लियर है। इसके बाद हम रासायनिक अभिक्रियाओं में और एग्जाम्पल पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब तब तक के लिए आप यहाँ तक पढ़िए, लर्न कीजिए और छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।